बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज के नए दिन के लिए, इस नए हफ़्ते के लिए और इस नए महीने के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि ये आने वाले दिन, आने वाला हफ़्ता, आने वाला महीना आप सबके लिए कामयाबियों और खुशियों का महीना साबित हो, कामयाबियों और खुशियों का हफ़्ता और दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतख़ाब किया है, इस मौजू पे हर जगह पे ही बात होती हुई नज़र आती है। खा वो घर हो या वो दफ़्तर हो या वो दोस्तों की कोई संगत हो, हर जगह पे इस बारे में बातचीत हो रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और खौफ़ज़दा भी हैं। ऐसा वो कौन-सा मौजू हो सकता है? ऐसा वो मौजू है महंगाई के हवाले से। हर आने वाले दिन के साथ महंगाई का जो बोझ है वो अवाम के कंधों पे बढ़ता जा रहा है और हर शख्स खौफज़दा है। जब भी कभी ऐसी बात होती है, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में जो कम से कम मुकर्रर तनख्वाह है वो उस तनख्वाह के मुताबिक 16 थी पहले, अभी शायद 17.5 है। इस तनख्वाह के मुताबिक आप किसी भी घर का क्या बजट प्लान कर सकते हैं जिसमें आपके घर के कम से कम 4 फ़र्द हों और 2 बच्चे 2 बड़े। ये एक आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूँ। उसमें भी क्या आप बजट प्लान कर सकते हैं कि एक महीना वो कैसे गुजारते होंगे उस 17,500 रुपये में, जिसमें घर का किराया, काम करने वाले की अपनी सवारी, उसका अपना कुछ ख़र्चा, घर का किचन और उसके साथ-साथ बीवी का ख़र्चा और बच्चों की पढ़ाई और बच्चों का रोज़मर्रा का ख़र्चा, उनकी सारी ज़रूरतें, उनके खिलौने और पता नहीं क्या-क्या घरों में जो बिल्स हैं, ख़ास तौर पे बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया, क्या आप प्लान कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। ख़ैर, हमें जिस जगह पे हैं, सबसे पहली बात हम शुक्र करना चाहिए और ख़ैर शुक्र ही अभी तक कर रहे हैं अवाम और सब्र ही कर रहे हैं। मगर सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी अजीब-सी है, तकलीफ़देह है। हर इंसान का वो किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखता है, उसका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो मुतासिर हुआ है। उसे एक कदम वापस पीछे की तरफ जाना पड़ा है और जिन लोगों की नौकरियाँ लगी हुई थी, वो बहुत से लोगों की नौकरियां जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, कुछ बेरोज़गार हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी आमदनी वो कम हुई है। तो ख़ैर इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये जो महंगाई का जिन है, जो बेकाबू है हो चुका है इस वक्त, इसको क्या काबू में किया जा सकेगा? इस हुकूमत से जो हुकूमत चल रही है, क्या हम इसमें उम्मीद रखें? खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो क्या वाक़ई हमें यकीन कर सकेंगे, एतमाद हो सकेगा? आप ये देखें कि कोई हम वो जो बेसिक और जो बुनियादी तनख्वाह थी 17,500 रुपये, हम उसका ज़िक्र नहीं करते, हम वैसे जनरली बात करते हैं। क्या एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, वो बीमार होने की भी सख़त रखता है? अगर आपको एक ड्रिप लगती है और डॉक्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो वो 2-2,500 से बात ऊपर जा चुकी होती है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। तो अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब सूरत हाल जो है वो बड़ी तकलीफ़देह है। इस तकलीफ़ के हवाले से हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ये कब तक हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये ठीक होने की तरफ कैसे आएगा सब? इसमें हम आवाम को क्या किरदार अदा करना है और एक आम आदमी वो किस तरह इन सारी परेशानियों से बच सकता है? और हम आम आदमी के जो मसाइल हैं, हम वो चाहेंगे कि वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करें और वो जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक वो पैगाम पहुँचे, उनको वो मसाइल को हल करने की तरफ जो है वो आया जाए और कुछ कोशिश की जाए अपनी इस प्लेटफ़ॉर्म की, और आप दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप दोस्तों की आवाज़ आगे पहुँचाई जा सके। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पे इनकी जो जितनी भी ख़िदमत हैं, जितनी एफ़र्ट्स हैं, वो एक सारिफ़ के लिए हैं, जो एक ख़रीदार है, जो एक कंज़्यूमर है। एक कंज़्यूमर दुनिया की
किसी बिज़नेस के हवाले से सबसे बड़ी ताकत है। तो इस एक कंज्यूमर के हवाले से हम काम करते हैं। CRPC के चेयरमैन हैं जनाब शकील बेग साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील भाई? बहुत अच्छे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं आज के, ये खिदमत खल्क से इनका ताल्लुक़ है और किसी भी रंग और नस्ल की तफरीक किए बग़ैर ये अपने मकसद में बिल्कुल काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर हैं। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है, JDC से। जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे हैं ज़फ़र भाई? आप खैरियत से हैं? आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शकील भाई, ये बताइए कि इस वक्त ये जो महंगाई है ये बढ़ती जा रही, हर शख्स एक वाकई खौफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है कि ये अब और चीज़ें तो नहीं महंगी हो जाएंगी, ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे हम जो है अपना गुज़र बसर करेंगे। तो ये खौफ जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आवाम का क्या हाल होगा? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बजट जब भी आते हैं पाकिस्तान में ख़ासकर, तो आवाम में खौफ होता है। उस खौफ को बढ़ाने के लिए मिनी बजट्स का भी एक बीच में सिलसिले चलते रहते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप ही के साथ हमें ये प्रोग्राम किया, उसमें हमने ये भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब अब बजट अब पास हुआ है, ठीक है ना जी, बजट पास होने से पहले भी कुछ चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट एक गैर कानूनी तौर पे कर दिया जाता है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, जो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस थी। जैसे ऑयल का एक किस्सा चल रहा था कि ऑयल के ऊपर एक टैक्स लगेगा, जो कि नहीं लगा। लेकिन आप जाके देखें कि ऑयल की कीमत रिटेल की सतह पे बढ़ा दी गई थी। भाई कैसे बढ़ा दी गई? तो एक तो ये बहुत बड़ा बजट का जो मामला तो पाकिस्तान में होते हैं वो ये होते हैं कि उसका इस्तेमाल एक बड़े गलत तरीके के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी इस बजट की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है आम आदमी को वो है गैस की प्राइस। गैस की प्राइस जो है वो जो 50 यूनिट्स यानी कि 50 MMBtu जो गैस आप इस्तेमाल करेंगे आम आदमी के लिए, जो कि ठीक है आम आदमी तक का उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 50 यूनिट से जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब अगर 50 यूनिट्स ज़रूरी नहीं है कि हर गरीब आदमी का सिर्फ 50 यूनिट हो। देखिए मिडिल क्लास होती है उस वो भी एक सफ़ेद पोश है आजकल, तो बल्कि मैं समझता हूँ सफ़ेद पोशी में आ गई है। यानी कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पिछले कोई 2-3 साल से अगर आप उठाएं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आज में या 1 साल के अंदर ये महंगाई इतनी ऊपर आ गई है। महंगाई को तो रोना अगर मुझसे अगर पूछें बैसियत एक एक्टिविस्ट कंज्यूमर का, तो मैं तो पिछले 5-6 साल से ये रो रहा हूँ कि भाई रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप इस चीज़ को कंट्रोल करें कि कीमतें जा कहाँ रही हैं, कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हैं। बिजली की प्राइस को देखें कहाँ चली गई। अच्छा एक वो प्राइस है, दूसरा ये कीमतें बढ़ने की रफ्तार बढ़ी है पिछले कुछ अरसे से, ये कब से आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, कीमतों की अगर बढ़ने की रफ्तार की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 2013 के बाद से कीमतों के अंदर तेज़ी आनी शुरू हुई। ठीक है जी। अब वो तेज़ी मुसलसल चलती रही। अगर आप बिजली की कीमतें देखें उसमें बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा एक ज़माना ये था कि हमारी जो के इलेक्ट्रिक की जो कीमत थी वो डिफरेंट होती थी और बाकी जगह डिफरेंट होती थी, लेकिन अब की दफ़ा तो वो भी एक कर दी गई है, यानी कि अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक है। लेकिन 13 के बाद से कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई है कीमतें। अब उसका क्या हुआ कि सिलसिला चलता गया, आवाम ही बेचारी के ऊपर डाला जाता है ना। अब होता है आप लेते हैं बाहर से कर्ज़े, पाकिस्तान के लिए लेते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन अब मुझे समझ में आज तक ये बात नहीं आती कि वो पाकिस्तान के लिए अगर आपने कर्ज़े लिए तो किन शराइत पे लिए, क्या वो मैंने देने थे पैसे वापस? तो मैं तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा था ना। भाई देखिए इनडायरेक्ट टैक्स तो पेड कर रहे हैं ना हम, ऐसा नहीं है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि FBR लेगी। इनडायरेक्ट टैक्स आप देखें किसी भी कोई चीज़ उठा लें आप, उसमें टैक्स ऐड होता है, आप और मैं वो टैक्स दे रहे होते हैं। अब वो टैक्स जाता कहाँ है? आपने भी एक बहुत, मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ की निशानदेही की है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व की ज़रूरत है कि आप ये बताइए कि एक 17,500 रुपये के अंदर वो कैसे मैनेज करेगा एक गरीब आदमी, जबकि आपने सरकारी मुलाजमीन की हर बजट में सैलरी बढ़ाते हैं आप।
ठीक है, वो बजट की सैलरी जो बढ़ती है उसको वो आम आदमी से ही निकाल कर आप उसको सैलरियां दे रहे होते हैं, तनख्वाहें दे रहे होते हैं। आपने कभी सरकारी लोगों को देखा है कि वो कितनी नाहली करते हैं? उनकी नाहली की वजह सजा भी आम आवाम भुगतती है। अब 17,500 रुपए के अंदर, 17,500 रुपए के अंदर मैं कहता हूं कि मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि वो एक थोड़ा सा पैकेज बना के बताए कि वो कितना किलो आटा लेगा। प्लान कर दें, चीनी बना कितना दें, हेल्प कर दें कि जनाब ये आप इस तरह कर लें, ये चीजें आप इस तरह नहीं कर खरीदेंगे, सकते। ये करेंगे, आपको 17,500 में आप एक अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। पॉसिबल नहीं है ना जी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आप देखें ना कीमतें कौन सी नीचे आई हैं। आम आदमी आज भी जहां गैस नहीं लगा वो मट्टी का तेल यूज करता है। मट्टी की तेल की कीमत तो देखें कहां चली गई है। आप अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो हर चीज पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है। आप ये कह ही नहीं सकते कि जनाब पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ती है, चले वो तो एक खुशी की बात है कि इस महीने नहीं बढ़ाई गई है, वही पुरानी कीमत 112 रुपए समथिंग पैसा रहेगी। लेकिन कहने का मकसद उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर आम सारिफ की चीज़ों पर पड़ता है। गरीब आदमी का बच्चा बीमार हो जाए, आप ये सोचें वो क्या करेगा वो? सर गरीब आदमी क्या, मैं तो आप गरीब से थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ ना। मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास के पास जाके देखें ना। इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो पहले तो लोअर मिडिल क्लास सर अब हाँ ये बात है। और एक जो लोअर क्लास थी जिसको हम पुअर क्लास कहते हैं, उससे लोअर पुअर क्लास बन गई है। और आप जाके उन इलाकों में देखें, खुदा की कसम बुक ऑफ लास्ट का ये बुरा हाल होता जा रहा है। हमें उस तरफ कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इस तरीके से बजट अगर चले, बजट हम मान लेते हैं कि आपकी जरूरत है, लेकिन उनको रिलीफ कैसे देंगे? वो जो नीचे की क्लास है जो नीचे से नीचे जाती जा रही है, आप उसको किस तरीके से लाकर ऊपर खड़ा करेंगे? वो उनके भी मसाइल को हल किया जाए, कैसे होगा? खुदकुशियों की तरफ ना हम चले जाएं। आप उठाएं 2013 के बाद कितनी खुदकुशियां हुई हैं, आप उठा लें 2013 के बाद का फिगर भी उठा लें, आप निकालें, आपको महसूस होगा गुर्बत की वजह से लोग मरे, भूख अफलास की वजह से लोग मरे, क्योंकि कीमतें जब उनके कंट्रोल से खरीद से बढ़ जाएगी, वो अगर कपड़ा नहीं खरीद सकता, वो खरीद खत्म हो गई ना, तो वो अब इस दफा जो बजट आया उसमें जो है कुछ चीजें मैं समझता हूं कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गुर्बत की तरफ जाएगा, उसको रोकना है। बिल्कुल सही है। ज़फ़र अब्बास साहब से इनकी बड़ी कीमती राय हम वो शामिल करेंगे, मगर एक छोटा सा वक्फा हमें रहना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो बात करते हैं गैस की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, और ये बाकी जो गरीब आदमी के जो मसाइल होते हैं महंगाई के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मुल्क भर में महंगाई बढ़ने के हवाले से बात कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शकील बेग साहब जिनका ताल्लुक़ CRPC से है, और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब जिनका ताल्लुक़ JDC से है। ज़फ़र अब्बास साहब वक्फे से पहले इस तरह बात कर रहे थे शकील भाई गैस की कीमतों के बढ़ने के हवाले से, और बिजली की कीमतों के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। और बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गरीब आदमी जो है उसके मसाइल इस वक्त वो क्या है, वो किसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है जिसका उसे हल नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं दोस्तों को ये बता दूं कि आप दोस्त हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए स्क्रीन पे ये नंबर जो है वो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर रब्ता कीजिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मशवरा देना चाहते हैं, अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए। जी ज़फ़र भाई, गरीब आदमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि गरीब आदमी के लिए बजट में जो तनख्वाह रखी गई है वो परवाना है कि तुम खुदकुशी कर लो, तुम मर जाओ, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। एक आदमी है, उसकी तनख्वाह 17,500 रुपये है, उसके घर में माँ है, बाप है, एक छोटा बहन, एक छोटा भाई है, अपनी बीवी है, 4 बच्चे हैं, 10 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। हर आदमी 2 रोटी खा रहा है, ऐसा ही है, सूखी रोटी। उसके साथ ना वो प्याज लेगा, ना चटनी लेगा, ना अचार लेगा, पानी में डिबो के खा रहा है रोटी। तो एक वक्त की रोटी कितने की हो गई? 200 रुपये की। ऐसा ही है, 10 रुपये की रोटी है। 3 टाइम की रोटी कितने की हो गई? 600 रुपये की। 10 दिन की 6,000 की, 30 दिन की 18,000 की। तो हर महीने अगर वो सूखी रोटी खाएगा और सिर्फ स्टिल खड़ा रहेगा और जहाँ भी नौकरी करने जा रहा है पैदल जाएगा, तो 500 रुपये का वो मखरूज हो रहा है हर महीने। 18,000 रुपये की सूखी रोटी आ रही है, सिर्फ सूखी रोटी।
तो कोई इनको बुलाए, हुक्मरानों को, इनसे पूछे कभी ज़िंदगी में गाड़ी से उतर के दुकान में गए हो, आटे का रेट पूछा है, दाल का रेट पूछा है, सब्ज़ी का रेट पूछा है, कभी पूछा है किसी से कि तेल कितने का आता है, किसी मरीज़ की दवाई कितने की आती है, कभी सरकारी अस्पताल की लाइन में लगे हो, कभी गरीबों की तरह उन बर्तनों में खाना खाया है जो ड्रिप और इंजेक्शन अस्पतालों में फेंके जाते हैं, उनको दोबारा रिसाइकिल करके जिनसे बर्तन तैयार हो रहे हैं। गरीब की इस्तात इससे ज़्यादा की नहीं है, वो डिनर सेट नहीं खरीद सकता 21,000 रुपये का, वो के इलेक्ट्रिक की भत्ता उसको देना है, नहीं तो उसके घर में लाइट कट जाएगी, उसके बच्चे सड़क पे सोएंगे। और ये जो बजट में 17,500 दिया गया, मैं समझता हूँ कि सड़क पे आप चादर बिछा के सोएंगे, सड़क के ऊपर आपकी पूरी फैमिली सोएगी, तो भी आप 500 रुपये के मकरूज़ हैं। आप 500 रुपये कर्जा लेंगे, अब उसके लिए आप अपने घर की औरतों को बाहर निकालो, कहीं से कमा के लेकर आओ, आप उसके लिए कुछ भी करो। इन दी एंड आपका अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, माँ बाप बहन भाई, तो वो बीमार ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी अस्पताल जाओगे तो किराया तो देना पड़ेगा। यानी अब 500 के मखरूज से आप 250 रुपये और बढ़ जाओ, 750 हो जाओ, रक्शे के पैसे भरोगे, टैक्सी के पैसे भरोगे। जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर कराची थे, उस वक्त ना दूध इनके कंट्रोल में था, ना गोश्त इनके कंट्रोल में था, ना ट्रांसपोर्ट माफिया इनके कंट्रोल में थी। आप कराची के पेट्रोल पंपों में जाएं, पेट्रोल भरवाएं, एक पेट्रोल पंप 1000 रुपये का पेट्रोल कुछ और दे रहा है, एक कुछ और दे रहा है, एक कुछ और दे रहा है। क्या सबको नहीं मालूम कि खुलेआम किस तरह हर लेवल पे धांधली हो रही है? कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ पे। आज की डेट में जितनी बातें कर लें, क्या स्ट्रीट क्राइम कराची से ख़त्म करा सके? भाई डेली 3,500 से 4,000 मोबाइल कराची में छिनता है। क्या बातें कर रहे हैं, कोड लगा दिया है, रिकॉर्ड नहीं हो सकता, फलाना कर दिया, ये सब फिल्मी बातें हैं। गरीब आदमी की इन्होंने जो रेड़ मारी है इस वक्त, आप यकीन करें के इलेक्ट्रिक की बदमाशी टॉप पे कराची में इस वक्त। आप किसी भी बस्ती में चले जाएं, मैंने आज से 20 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली थी कि इस महीने हर सारिफ के घर का बिल 5 गुना आएगा। आप यकीन कीजिए वो वीडियो मेरी इस वक्त दोबारा चलना शुरू हो गई, जब लोगों के घरों में बिल आए, जिनके घर में स्प्लिट नहीं है, जिनके घर में डीप फ्रीजर नहीं है, उनके घर के बिल 9,000 रुपये आए। मतलब पंखे में ऐसा क्या है जो पंखे, और आप लाइट कौन सी दे रहे हैं? आप दिन में पीक गर्मी के टाइम पे 4 घंटे की लोड शेडिंग, 2 घंटे बिजली, फिर 4 घंटे की लोड शेडिंग, 2 घंटे बिजली। ये कौन सी जलालत है? ये कौन सी ज़िंदगी है? क्या निज़ाम है ये? अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा आप दोनों मेहमानों से, क्या हुकूमत इनके हल ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसकी जो तसल्ली दे रही है ना कि आपने घबराना नहीं है, आप मतलब आप साथ दें, अवाम साथ दे रहे हैं टैक्स की शक्ल में? आपने अवाम की हालत देखी है सर? हाँ, तो अवाम की अवाम हालत कहाँ से देगी? अवाम की तो मैंने तो हालत देखी इन्होंने है। क्या देखें, हुक्मरानों अच्छे ने स्कूल देखी? में नहीं पढ़ सकते अवाम के बच्चे, इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। अवाम अस्पतालों में जा ही नहीं सकती, कैसे जाएगी? सरकारी अस्पताल गए, 5 रुपए की पर्ची बनाई, डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, जाओ ढूंढो। अब वो बेचारा दवाई ढूंढ रहा है शहर में, जब दवाई की दुकान में पहुंचा मालूम हुआ जी 2,500 रुपये की दवाई है। अब वो भीख मांगे, खानदान में जाए, रिश्तेदारों में जाए कि मेरे वालिद एडमिट है, 500 तुम दे दो, 1000 तुम दे दो। किसी रिश्तेदार ने दे दिए, मोहल्ले में किसी ने कर्जा दे दिया, किसी फलाई इदारे से मिल गया। फलाई इदारों को नहीं छोड़ा जा रहा, जो मुफ्त में खाना खिला रहे थे, जाए देख तो ले उनके साथ हुआ क्या है। जो 2100 एम्बुलेंसें कराची में दे रहे थे, फैसल ईदी देखे तो रो रहा है बैठ के सड़क के ऊपर। बिल्कुल सही सर। एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम अब्बास भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम याहिया भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले बिल्कुल दोनों मेहमानों को सलाम हो, और स्पेशली जफर भाई को तो मैंने पूरा फॉलो अप करता रहता हूँ, और इन्होंने जो काम कर रहे हैं, और जफर भाई के लिए यकीन करें जफर भाई, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, आप फलाही काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपने आवाज़ उठाई है ना, मुझे अफसोस ये होता है कि इतने बड़े उलमा, इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, प्राडो में घूमने वाले, मैं सियासी उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी, वो तक कुछ नहीं बोल रहे इस जुल्म के खिलाफ। यकीन करें मैं, क्योंकि टाइम का, मैंने सिर्फ एक बात कहूंगा, जो इन्होंने फलाही इदारे की बात की ना, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं कई दफा उस फलाही इदारों से फायदा, मेरे 5 स्टार के कोने पे या सखी हसन पे, क्योंकि यहाँ सेंट्रल का हमारे इलाका, यहाँ सब बने हुए थे, लोग बेचारे गरीब गुरबा खाना खा लेते, उनको उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, दूसरे एंड पे ये मैं नोट करने वाली बात है जफर भाई आपके लिए स्पेशली, दूसरे एंड पे अगर शिपोनर्स कॉलेज पे जाएं 5 स्टार को छोड़ के, तो वहां पूरा चौराया वाटर बोर्ड का पूरा एक होटल वाले ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें सब कोई शामिल है। यानी एक तरफ आपने उन लोगों को जो फ्री खिदमत कर रहे थे उनको निकाल के फेंक दिया, और एक तरफ वो जो कमर्शियल है उसको पूरा, उस पट्टी, पूरी नर्सरी, पूरा रोड आप शिपोनर्स कॉलेज का देख लें, वो पूरे का पूरा कमर्शियल बना के उनको, ये कौन सा इंसाफ है? दूसरी बात आपने कही ना महंगाई के तूफान, मैं तो सिर्फ यही सवाल करूंगा जो आपके गेस्ट बैठे हैं कि देखें महंगाई, अभी हम बहुत डिस्कस करें, आपने तो बहुत इश्यू उठाया। आज इस महंगाई के तूफान में सिर्फ गरीब पिस रहा है, जो ये कहते हैं गरीबों के लिए कोई असर नहीं हुआ, गरीब पिस रहा है। अगर ये गरीब पिसता चला गया
तो एक वक्त आएगा जब वो आवाज उठाएगा तो फिर वो मामला इतना खराब होगा। ये जफर भाई की पोजीशन अच्छी तरह पता है। तो खुदा के लिए मैं फिर वही कहूंगा यार, हुक्मरानों से, हम तो एक अदना से लोग हैं कि खुदा के लिए इन गरीबों का ख्याल कर लें, क्योंकि जो भाई जब ये आग किसी के घर पे लगी होती है ना जफर अपना फाहिम भाई, तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए, आगे लग जाती है। थैंक यू सो मच। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे या भाई? इसका बच्चा भूखा है, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है। एक शख्स है, आप कह रहे हैं 17,500 रुपये में ज़िंदा रह लो, उसके घर में एक 2 महीने का बच्चा है, उसको दूध की ज़रूरत है। जब वो घर से बाहर निकलेगा ना अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए और जेब में पैसे नहीं होंगे, बच्चा रो रहा है, वो सबको आग लगा देगा। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं कराची में देखता हूँ किसी शख्स को मोबाइल स्नैचिंग करते कोई पकड़ लेता है और उसके बाद उसको मार मार के आवाम तो गुस्से में उसको जान से मार देते हैं। उनको लोग सोच ही नहीं रहे होते कि यार क्यों छीन रहा है, ये क्यों मोबाइल छीन रहा था, इसके घर में क्या मुसीबत थी, इसकी माँ कैंसर की मरीज थी, इसके घर में खाने को नहीं था, इसका बच्चा दूध से तड़प रहा था। जिम्मेदारी रियासत की है। हाँ ठीक है, हम देखें, हम हमारी उस डाका डालने वाले के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, नहीं मगर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मौला अली का कौल है कि अगर कोई शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया है तो पहले उस पर 28 शराइत लागू होंगी, उसके बाद उसका हाथ कटेगा। वो भी हाथ नहीं कटेगा, सिर्फ उंगलियां। उन 28 शराइत में ये बात शामिल है कि क्या उसके घर में भूख, उसके बच्चों का भूख, उसकी बीमारी, उसका कोई मुसीबत तो उस पर नहीं थी। अगर मुसीबत थी और पैसे नहीं तो रियासत जिम्मेदार है, हाकिम वक्त के हाथ कटेंगे, उसके नहीं कटेंगे। आपने मजबूर कर दिया। आप सोचें ना, एक गरीब माँ अपने बच्चे को अपना जेवर बेच के पढ़वा रही है, कराची में MBA करवा रही है। आपने उसूल फिक्स कर दिया है कराची के नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ना KPT में, ना वाटर बोर्ड, मतलब वाटर बोर्ड KMC कचरेदारों में मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगी? 2.25 करोड़ लोगों का शहर जो है, 2.25 नहीं 4.5 करोड़ की आबादी का शहर है। ओके, तो 4.5 हर मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ नीचे चला जाता है। 4.5 करोड़ आबादी का शहर है जिसमें औरंगी टाउन है, जिसमें कोरंगी है, जिसमें लांडी है, जिसमें बल्दिया है, जिसमें सईदाबाद है। सिर्फ ये वो इलाके जिसमें 40-40 लाख की आबादी मौजूद है भाई। अच्छा ठीक है, अगर 4.5 करोड़ का शहर है तो फिर आबादी कम क्यों बताई जाती है? क्या उससे फायदा? कम बताएंगे तो लाजिम बात है फिर वो हिस्सा भी उतना ही देना पड़ेगा, सेहत, तालीम। आप बताएं ना, चले मैं कहता हूँ आप 1.5 करोड़ बोल रहे हो, मैं कहता हूँ 1 करोड़ की आबादी है। जिना, सिविल, अब्बासी, खतर 4 अस्पताल काफी है? नहीं। इन इमरजेंसियों में 20-20 बेड काफी हैं? नहीं। आज जिस फैसल ईदी को तंग किया जा रहा है एम्बुलेंस के लिए, अगर उस फैसल ईदी ने अपनी 2100 एम्बुलेंसें बंद कर दी तो कोई लाश उठाने वाला होगा इस शहर में? नहीं। क्या, कैसे तंग किया जा रहा है? देख लें आप उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्यों अपना दामन फैला के बैठ गए, सर पीट रहा है। जो आदमी 3200 ड्राइवरों की तनख्वाह पे कर रहा हो बगैर भीख मांगे, आप उसको क्यों तंग कर रहे हो यार? कसूर क्या है उसका? सही। एक वक्फे का वक्त आ चुका है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और महंगाई के तूफ़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई जो है, क्या इसका कहीं ये जो रफ़्तार है इसकी कम भी होगी, कोई स्पीड ब्रेकर भी आएगा रास्ते में, या इसी तरह ही ये रफ़्तार बढ़ती जाएगी और आवाम की जो बर्दाश्त है उसको पार कर जाएगी। शकील साहब, अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि जो आम आवाम हैं वो बिल्कुल इससे मुतासर नहीं हो रहे हैं। जो हम गरीब तबका है उनकी हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह वो मुतासर ना हो। अच्छा, ये 17,500 जो हम एक फ़िगर जो इस वक्त हम कोड कर रहे हैं, ये भी अब 17,500 है, पहले ये 16,000 रुपया था। कीमतें ठीक है, पेट्रोल गैस की कीमतें हल्की सी थोड़ी सी जो बढ़ी हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि ये निज़ाम ऐसा ही चलता आ रहा है हमेशा से, और इसकी तरफ कोई आवाम की फ़लाह के बारे में अगर बात की जाए तो इस गवर्नमेंट का कहना ये है कि बजट में पहली दफ़ा फलाही मंसूबे जो हैं वो भी शामिल किए गए कि हम ये करेंगे गरीबों के लिए, और मतलब वो जो लाचार लोग हैं या यतीम लोग जो हैं उनके लिए, या जो बूढ़े लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस पीपल हैं उनके लिए। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, पहली बात में बहुत कुछ है उनके पास। नहीं, देखें मैं आप बताऊँ, बात ये है कि हम ये कैसे अस्यूम कर लेंगे कि जनाब आपने जो बजट रखा है उसमें आपने तो एजुकेशन के अंदर कटौती कर दी है। बल्कि अब आप अगर एजुकेशन में से कटौती करके अगर वही पैसा लेके किसी और प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? एक बात। दूसरी बात ये कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आता कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी NGOs काम कर रही हैं, आप उनका एक सेमिनार करें, उनसे राय लें,
ताकि आपको निचले ग्राउंड पर पता तो चले। ठीक है, आपके एमपीए मुंतखब होकर जाते हैं, हम मानते हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो कितने अवामी नुमाइंदे होते हैं कि जब वो मुंतखब होने के बाद वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि पीछे उसके इलाके के अंदर कितने लोग मर रहे हैं भूख अफलास से, कितनों का क्या हाल हो रहा है। दूसरा, महंगाई की जहाँ तक बात करें ना फ़हीम साहब, देखें मेरे ख्याल है कई बजट्स पे आपके इधर मेरे प्रोग्राम हमने किए भी हैं और बड़े हम फिगर्स की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिगर्स की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी को फिगर का कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ किधर चली गई है, रुपया कितना नीचे गिर गया, डॉलर कहाँ जा रहा है। उसको ये पता है कि मुझे खाने पीने की चीज़ें कितने की मिल रही हैं, क्या कीमतों में मिल रही हैं। इधर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा कि ये जो जितनी भी महंगाई होती है उसका दी एंड जो यूज़र होता है उसी पे असरात पड़ते हैं, चाहे वो बजट हो या बजट ना भी हो। तो अब इसमें जो स्टिल जो पोजीशन है, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जनाब 20% आप जो है ना डिडक्ट करेंगे स्कूल फीसिस में से। आप मुझे बताएं क्या डिडक्ट करेंगे। उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है, तो महंगाई का एक रुझान एजुकेशन की तरफ भी जा रहा है। बुक्स उठा लें, इस दफ़ा जो किताबें जो आपने मिलनी थी, मैं खुद अपनी बेटी की जो किताबें ली तो मैं हैरान हो गया कि लास्ट टाइम से तकरीबन 1500 रुपीज़ उसमें एक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं। एक्सेस से क्या, वो कीमतें बता रहे हैं इतनी की हो गई थी। उनसे बात करो तो वो कहते हैं जी इंपोर्ट पेपर होता है, ये होता है, वो इतनी सारी बातें, कागज, अब मुझे बताएं लेबर महंगी हो गई, फलानी हो गई, वो हो गई। मकसद हर आदमी आपको ऐसी तौजीह पेश करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि मैं इससे क्या बात करूं। आप किसी से एक छोटे सा केला लेने चले जाए, आम लेने चले जाए, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस चीज़ की हमारे यहाँ वाफर मिकदार, जैसे भी आम की मैं अगर जैसे मेरे मुंह से निकल ही गया तो मैं आपको बता दूं कि कितनी कीमतें नीचे आ गई। रीज़न क्या थी कि बहुत ज़्यादा आ गया माशाल्लाह, लेकिन जहाँ आटे की बात करेंगे तो कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, जहाँ चीनी की बात करेंगे वहाँ कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, जहाँ ऑयल की बात करेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं, मेरे बच्चे खाते हैं, जहाँ हमने ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के, और उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। और जैसे ज़फ़र भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम खाली एक छोटी रोटी की बात कर लेते हैं, तो अगर वो आटे से ही बनेगी ना, जब आटे की कीमत ऊपर जाएगी तो जब तक हुकूमतें, अब देखें ना, सिंध का नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ गवर्नर है, कितनी गवर्नर ने मीटिंग्स की हैं लोगों के साथ बैठ के, कितनी उसने जाके सिंध के हालात, तो वो तुमसे गाड़ी वाले उनके साथ आम आदमी से खूबसूरत किस्म के वो जी, आम लोगों के साथ वालों के साथ तो मोबाइल, तो कहने का मकसद है क्या वो लोग चलाते हैं इस सिस्टम को। आज मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी बड़ा सरमायादार हो, जब तक उसके साथ गरीब मिडिल क्लास के लोग काम ना कर रहे हो सर, वो कारोबार कामयाब नहीं हो सकता। बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। अच्छा ज़फ़र भाई, आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही आप कोशिश करते हैं, मगर कराची के लिए आपकी ख़ास जो है वो खिदमत है। कराची के हवाले से मैं आजकल देख रहा हूँ कि सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। सिर्फ बिल बोर्ड्स की हद तक, वो बिल बोर्ड्स पे उनके इश्तहारात जो हैं वो आवेज़ा हैं। वो जब सियासी जमातें इतनी मुखलिस अंदाज से शहर में और हर जगह पे काम कर रही हों, तो फिर अवाम के मसाइल हल ना हो रहे हों, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन तमाम सियासी जमातों में जो लोग हैं, जो अहदेदारान हैं, वो हर साल एक प्रोसेस का सामना करते हैं। इलेक्शन होता है तंजीमों में और फलां चीज़, तो लाजमी बात है उनको ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई तो इवेंट करना है हर महीने। वो इवेंट है बस कि बैनर लग गए, उसके लिए फ़ंड हो गया, लोग बाहर निकल आए, टी शर्टें दे दी, एक बिरयानी की थैली दे दी, एक ग्राउंड में जमा कर लिया, तस्वीरें खिंच गई। अगर इतने ही मुखलिस थे आप, तो आज 15 साल हो गया आवाम को जलील होते हुए लोड शेडिंग के हवाले से कराची में कि इलेक्ट्रिक के आ जाइए इस शहर में। आपको नहीं मालूम कि ये स्कूल माफिया क्या है कराची में? 30 रुपए वाली कॉपी स्कूल का लोगो लगा के 250 रुपए की बच्चों को दी जा रही है। गरीब आदमी जिसके 4 बच्चे हैं वो पागल हो गया है कि वो बिजली का बिल भरे, किताबें खरीदे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हमारे पास सूरत हाल जो है वो बड़ी तकलीफ देह है ही। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ शॉर्टली कि आप जो इस वक्त जो हाकिम वक्त हैं, जिनका आपने जिक्र भी किया, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह आप अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या बनाएं कि गरीब आदमी को फ़ायदा हो? क्योंकि आप ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं ना, काम करते हैं ना ग्राउंड में उतर के, तो आप ये बताएं कि इनको हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहें कि इस तरह का मशवरा है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे इनके गुजरा हों, 6 घंटे किसी सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी में बैठ जाएँ, आने वाले मरीज से उसकी ज़िंदगी के हालात पूछ लें और उसकी जलालत देख लें कि अस्पताल में जलील कितना हो रहा है। चले पता चल गया सब चीज़ों क्या करें, क्या उसके बाद ये फैसला करेंगे ना कि जो बजट बना रहे हैं मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ या संजीदगी है।
उसके बाद उनको समझ में आएगा कि जो प्राइवेट इदारे कराची में बिल भेज रहे हैं लोगों के घरों में 40-40 हज़ार रुपए, लोग क्यों खुदकुशी कर रहे हैं। उसके बाद इनकी समझ में आएगा स्कूल माफिया क्या है, उसके बाद इनकी समझ में आएगा प्राइवेट अस्पताल माफिया क्या है, उसके बाद इनकी समझ में आएगा ट्रांसपोर्ट माफिया क्या है, उसके बाद इनकी समझ में आएगा कि ये जो भी दूध, गोश्त, राशन, ये सब इनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। हर चीज़ अपनी मर्जी पे चल रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। पुलिस घूम रही है, मोबाइल छीन रहे हैं शहर में, लोगों के जेवरात छीन रहे हैं, डकैतियां पड़ रही हैं। जिस दिन दहशतगर्दों का दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है, दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत ही नहीं है। हाल तो देखें अवाम का क्या है, रुसवा हो रहे हैं लोग, जलील हो रहे हैं। आप टीवी पे आके बता रहे हैं मैंने सियासतदान को नंगा कर दिया, इसके कपड़े उतार दिए, उसको लटका दूंगा, उसको फेंक दूंगा। अरे आपकी कैबिनेट में भी तो वही हैं जो पिछली गवर्नमेंट में तो सारे। कौन सा कमाल कर रहे हैं आप। तो बात ये कि सिर्फ जुल्म हो रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं। यानी कि आप कुछ कहना मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बिजली की, जैसे बिजली के बिल की बात की गई है, तो के इलेक्ट्रिक ने भी एक 28 मई को नेपरा ने उनसे कहा था कि आप जुलाई में बिल लेंगे, यानी कि जुलाई का मकसद है कि वो अब लगने चाहिए। वो जून में ही इन्होंने दे दिए बिल। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात है जो आवाम को नहीं पता, हम चाह रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से ये पता चले कि 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक नया सिलसिला शुरू हो गया, वो पीक आवर्स हैं। यानी कि ये पीक आवर्स का मकसद ये है कि आपकी इसमें इस्तेमाल जो बिजली होगी वो थोड़ी महंगी ही पड़ेगी आपको। ये कमर्शियली है, घरों में भी? नहीं, घरों का भी है, कमर्शियल भी और घर दोनों है। अब आप बल्कि कमर्शियल में तो कई सेक्टर में तो छूट भी और देनी भी चाहिए। खैर मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो महंगी बिजली से अगर चीज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली आवाम को तो और महंगी मिलेगी। हाँ, तो हम कमर्शियल सेक्टर पे अगर कोई मुतासिर होगा तो उसने क्या करना, मुलाजिमों की उसमें तो नीचे डालनी ना आवाम को, वो तो आवाम को डालेगा ना। लेकिन यहाँ मैं अपने मतलब जितने कंज्यूमर है जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए ये पैगाम है कि आप 6:30 से 10:30 तक जितना हिफाजत कर सकते हैं अपनी बिजली को महफूज करें। और कोशिश करें कि उसमें शदीद गर्मी में आप बाहर दरवाज़ों पे जाके बैठ जाएं, सारे काम धंधे बंद कर दें। पाकिस्तान खासकर शहर कराची जिसको हब कहते हैं, उसको 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप ब्लॉक कर दें, बंद कर दें बिजली को। यानी कि क्या तरीकाकार है। पीक आवर्स, ऑनलाइन टैक्सी वाले पीक आवर्स ले रहे हैं, मोबाइल वाले पीक आवर्स ले रहे हैं, अब आपने बिजली पे भी पीक आवर्स लगा दिए हैं। और ऐसा ना हो कि कभी चल के आगे पता चले कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक खाने पकाने का टाइम है तो गैस पे पीक आवर्स ना हो जाए। बाथरूम पे लगा देंगे घरों के, 7 से 10 तक आप बाथरूम भी नहीं जा सकते। पीक आवर्स, ये किस तरह की लॉजिक है। आप उम्मीद कोई नहीं रखिएगा, बता दूं आपको। और नेपरा पता कुछ नहीं, नेपरा और ओगरा से भी है। ये नेपरा ओगरा किस तरह के फैसले करती है। इनको इस तरह के फैसले करने से पहले कम से कम जो पब्लिक आवाम आती है उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। उनको ये जरूर इजलास करते हैं, मैं भी गया हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। बात ये है कि ये मसाइल तो हैं हमारे पास। मुझे बताएं, हर मसले का ना हल होता है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं हल बताता हूं। अब जो हल है ना वो आ चुका है वक्त उसका। आवाम निकलेगी घरों से, अच्छा, ना वडीरों को छोड़ेगी, ना इन अमीर सियासतदानों को छोड़ेगी, ना किसी उस शख्स को अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें में नहीं छोड़ेंगे, अपनी बसें में नहीं छोड़ेंगे, सब तोड़ फोड़ देंगे। नहीं, कुछ नहीं तोड़ेंगे। इनको बहुत अकल आ चुकी है सर। रुसवा हो रहे हैं, रुसवा, भूखे पेट सोते हैं रात को। ये मैं बता दूं, आवाम भूखी सो रही है। मिडिल क्लास आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा रहा है, जलील हो गया है पाकिस्तान में। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो हुक्मरान जिनके बच्चों ने कभी सड़क पे नहीं उतरे, गाड़ियों के अंदर बैठे, गाड़ी से उतरे, बंगलों में गए, सुबह जूस पिया, दिन में जूस पिया, उनको जब वो हमारे बाप बन के, हुक्मरान बन के हम पे मुसल्लत होंगे, उनको क्या मालूम हमारे दर्द का। देखिए ये सिस्टम जो है सबको समझ में आ रहा है कि जी वो फरारी गाड़ी पे घूम रहे हैं, वो 25 लाख रुपए की बाइक पे घूम रहे हैं, उसके बाद हमारे मिनिस्टर बन गया। मगर कराची की तारीख जो है, वो जो सियासत की तारीख है, वो भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से कि आम लोग जो हैं वो निकल के वो ईवानों तक पहुंचे। मैं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए एक ऐसा शख्स जो जमींदार नहीं है, जो हारी है, जो भट्टे पे काम कर रहा है, लोग किस लेवल की जिंदगी गुजार रहे हैं सोचें। दिन भर काम कर रहे हैं, रात में उनके पाँव में हथकड़ियां डाल के वडेरा बंद कर देता है। देहातों का ये हाल है। शहर का आलम ये है कि आप कह रहे हैं 7 से 10 तक बिजली बंद कर दो, नहीं तो पीक फैक्टर लगा दिया तुम्हारी जान निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। हालत देखें। मैं ये चाहूँगा, देखिए हल ये है कि देखें आपने जो असल अवाम के मसाइल हल करने के इदारे हैं ना, ओगरा और नेपरा, वो आपने दे दिए हैं ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। वो आपने एक बिल्कुल एक अलहदा सी एक दुनिया उनकी बना दी है। वो उसमें जब तक अवाम के लोग नहीं जाके बैठेंगे, वो उस बात को नहीं करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। आप कहते हैं नेपरा के हम नहीं इन्वॉल्व हो सकते, जो नेपरा लिखेगी वो कर दो, ओगरा कहेगी वो कर दो। तो कहने का मकसद इस तरफ आप आएँ और करें, और हुकूमत को चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, एक निश्चित रखने का मकसद सिर्फ यही था कि जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएं, ताकि वो बाब इख्तियार तक जो है ये आवाम की आवाज़ पहुँच सके। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।